हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर के साथ साथ संपूर्ण जीके वाली जो सीरीज चली है और अंतिम दिनों का रिवीजन चल रहा है। और आज की क्लास में कंप्लीट पॉलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आप जानते हैं, ठीक है, कौन से वाले क्वेश्चन है। तो खान सर के द्वारा कराए गए सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी का। और इसी तरीके से बाकी जो सब्जेक्ट है जीके जीएस के, है ना, एक दो दिन में, अगले एक दो दिन में सारे सब्जेक्ट्स के आ जाएंगे। आज पॉलिटी कंप्लीट करते हैं, इसके बाद इतिहास, भूगोल, है ना, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इतने हमारे साथी देख रहे हैं, फटाफट से बता दें, अंतिम समय में रिवीजन के लिए एकदम मास्टर की करंट अफेयर और जीके जीएस का नोट्स आपके लिए लेकर आए हैं। जो इस तरीके से सारा आपका नोट्स है जीके जीएस, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना, संपूर्ण रिवीजन नोट। और ये नोट्स ऐसा नहीं है कि आप बहुत दिन पहले पढ़ेंगे, एग्जाम के पहले सिर्फ रिवीजन के लिए मात्र 100 पेज के आसपास है। और इसमें टॉपिक भी बता दिया गया है किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। हैंड रिटेन नोट्स है, वो भी आपको बताते रहे कौन सा है। और नोट्स के साथ साथ जो है करंट अफेयर के भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं। प्लेलिस्ट बनी होगी, जाके देख लीजिएगा। और ये सारा नोट्स अगर एग्जाम के दिन पहले भी अगर आप ये देख पाते हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। 100 पेज के हैं और हर सब्जेक्ट के 10 से 15 पेज के नोट्स हैं और इसी के साथ करंट अफेयर हैं। दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके अपने परीक्षा का नाम लिख दीजिएगा, बिहार पुलिस भर्ती, और शॉर्ट नोट्स लिख के मैसेज कर दीजिएगा। नॉमिनल चार्ज है, उसको दे के आप वहाँ से नोट्स को प्राप्त कर लेंगे। यकीन मानिए, बिहार दरोगा से लेके, ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स तक यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो नोट्स हम आपके लिए बना कर लाए हैं, वो नोट्स का सैंपल आप भी व्हाट्सअप करके इस नंबर पर देख सकते हैं। तो जितने साथी हैं, इस बार मत चूकिएगा, मेहनत करते रहिए फटाफट से। और इसमें कोई फर्क नहीं है, जो यहाँ से लेके पढ़ेगा उसको क्वेश्चन आएंगे। परीक्षा के बाद आप आकर इत्मीनान से मिला लीजिएगा और मैसेज कर लीजिए कितने क्वेश्चन आए कितने नहीं। तो दिया गया जो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर फटाफट से व्हाट्सअप कर लीजिए और अपने नोट्स को प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। वहाँ सैंपल आपको सारी चीज़ों को मिल जाएगी। तो आइएगा, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। सवाल है राजनीति शास्त्र जो है आपका पॉलिटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित जो क्वेश्चन है सुमिलित करना है। तो बताना क्या क्या इसमें। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? तो आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये होती है। और जो है स्थापना अगर केवल डेट पूछे तो 1774 में होता है, लेकिन एक्ट की बात करें तो 1773 में ये होता है। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट ध्यान से देख लीजिएगा। द्वैध शासन से रिलेटेड, ठीक है, ये सारे पॉइंट द्वैध शासन से रिलेटेड हैं। जैसे कि कह रहा है द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ, तो इसको जानिएगा। द्वैध शासन था क्या भारत में? 1764 का जो आपका युद्ध हुआ, ठीक है, बक्सर का, उसके बाद से जो है 1765 में यहाँ पर ये द्वैध शासन प्रारंभ होता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। द्वैध शासन के अंत की बात करेंगे अगर, तो वो जो बंगाल में स्टार्ट किया गया था उसका अंत आपका 1772 में, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के द्वारा कर दिया गया। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा कर दिया गया। तो ये 2 पॉइंट है कि आपका द्वैध शासन स्टार्ट कब हुआ और इसका शासन का जो है अंत कब हुआ। अब बात करेंगे द्वैध शासन राज्यों में कब लगा, सेंटर में कब गया, उसके बारे में। तो उसके रिलेटेड अगला जो पॉइंट है उसको ध्यान दीजिएगा कि जो राज्यों में द्वैध शासन है, राज्यों में द्वैध शासन कब लगा, ठीक है। और उसके बाद से कह रहा है कि राज्य में द्वैध शासन का अंत है। तो राज्यों में जो द्वैध शासन है ये लगा आपका 1919 में। और इसका अंत कब होता है? 1935 में। कब होता है? 1935 में। और जब राज्यों का द्वैध शासन आपका अंत होता है इसका 1935 में, उसी के साथ साथ केंद्र में भी द्वैध शासन लगा दिया जाता है। क्या लगाते हैं? केंद्र में। तो ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। डेट में स्टार्टिंग का क्या है? द्वैध शासन का प्रारंभ 1700 आपका कितना 65 बताया हमने, वो बंगाल वाला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया। अंत किया गया 1772 में, ठीक है, किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। और राज्यों में जो द्वैध शासन लगा ये आपका कब लगा? राज्यों में जो द्वैध शासन है आपका 1919 में लगा। कब? 1919 में लगा, ठीक है, राज्यों में लग गया। इसका अंत होता है 1935 में, और अंत होने के साथ साथ 1935 में ही केंद्र में लग जाता है। इतनी सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब आइएगा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि शिक्षा पर जो है 1 लाख खर्च करने की बात कब की गई थी? तो शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की बात जो है 1813 में की गई थी। कब की गई थी? 1813 में की गई थी। उसके साथ-साथ कंपनी का जो एकाधिकार है वो समाप्त किया गया 1833 में। कब किया गया साथियों? 1833 में। थोड़ा-सा समझ लीजिएगा यहाँ पर बात क्या है। कंपनी के एकाधिकार की अगर बात करें तो 1813 में समाप्त किया गया, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं। चाय और चीन के साथ एकाधिकार इसका बना हुआ था, ठीक है? तो वो चीज़ पूछे तो 1813 आंसर होगा। लेकिन अगर पूर्ण रूप से अगर बात करेंगे, चाय और चीन के साथ भी समाप्त कर दिया गया। तो कंपनी के एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ? 1833 में। और शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की बात कब हुई? 1813 में। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है
कि भारत शासन ब्रिटेन के राजा को स्थानांतरित कब कर दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा 1858 में इसको स्थानांतरित कर दिया, क्राउन के उसमें कर दिया गया अंतर्गत। लेकिन भारत शासन जो है ब्रिटेन रानी को कब कर दिया गया स्थानांतरित? तो आपके 1876 में कर दिया गया, उसकी महारानी जो यहाँ की बन जाती हैं। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऐसे समझिएगा, पहले राजा को दिया गया शासन, ठीक है, पहले राजा को, फिर बाद में रानी उनसे क्या कर ली, अपने पास ले ली। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा, रानी को गया 1876 में और राजा के पास, क्राउन के पास 1858 में। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो सबको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। विभागीय प्रणाली, ठीक है, विभागीय प्रणाली कब शुरू हुई थी? आपके शुरू हुई 1861 में। कब शुरू हुई? 1861 में। मुस्लिमों को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब दे दिया गया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र आपका दिया गया कब? 1909 में। 1909 में जो है आपका पार्लियामेंटो जो आया उसमें 1909 में इनको दिया गया। संविधान का ब्लूप्रिंट की बात करेंगे, संविधान का ब्लूप्रिंट क्या था? तो आपका 1935 वाला अधिनियम जो है संविधान का ब्लूप्रिंट था, 1935। क्लियर इतने सारे पॉइंट्स? चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे साथियों, कह रहा है कि अंतरिम सरकार, तो अंतरिम सरकार कब बनी? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बनती है, फरवरी 1946 में। कब बनती है? 1946 में अंतरिम सरकार बनती है, और उस सरकार में जो जो लोग अलग अलग पोस्ट लिए थे वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। संविधान निर्माण के बारे में जो है, संविधान निर्माण के बारे में सबसे पहले कहाँ पे ये बात की गई? तो ये बात की गई आपकी क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? क्रिप्स मिशन के अंतर्गत बात की गई थी। चलिएगा अगला पॉइंट देखेंगे साथियों, जितने हमारे साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, सबका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा में कुल सदस्य आपके 389 थे, 389 थे। डिवीजन होगा उसके बाद से मेंबर जो है अलग अलग काम हुए। संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? तो उसको ध्यान रखिएगा, 15 महिला सदस्य थी। कितने साथियों? 15 महिला सदस्य थी, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। कौन? अम्बेडकर थे। संविधान दिवस आप जानते हैं मनाया था कब? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है इसमें कह रहा है संविधान की अंतिम बैठक, संविधान की अंतिम बैठक और संविधान लागू दो चीज़ें हैं। तो संविधान की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, 1950 में ही, उसके 2 दिन पहले यानी, और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 डेट हैं, याद रखेंगे। संविधान लागू कब हुआ? ध्यान से फिर से देख लीजिएगा, 26 जनवरी आपका 1950, है ना। और ये बैठक कब हुई? 2 दिन पहले, जनवरी 1950 को, 24 को हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि संविधान सभा के सलाहकार, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे संविधान सभा के सलाहकार। उसके बाद से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके अस्थायी, आपके हम जानते कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। आगे चल के राष्ट्रपति भी बने, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। और अगला एक पॉइंट है कि बर्मा जो है पृथक हुआ, तो ये 1935 एक्ट के तहत पृथक हुआ, ठीक है। 2 पॉइंट है यहाँ पर। और अलग कब हुआ? 1937 में। कब? 1937 में अलग हुआ, लेकिन यहाँ पे एक्ट की बात की गई, जो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखा गया कि किस एक्ट के तहत बर्मा जो है भारत से अलग हुआ। तो ध्यान दीजिएगा 1935 के एक्ट के तहत बाहर हुआ। कब बाहर हुआ? तो 1937 में ये बाहर हुआ। ये दोनों डेट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व और संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। दूसरा कह रहा है मूल अधिकार, महाभियोग और सर्वोच्च न्यायालय जो है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन उपराष्ट्रपति सब अमेरिका से लिया गया है। नीति निदेशक तो आयरलैंड से, जबकि राज्यपाल तथा अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया है। संशोधन प्रक्रिया जो संविधान की, वो कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, जबकि आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद से पांचवा पॉइंट कह रहा है गणराज्य की व्यवस्था सोवियत संघ से लिया गया है, तो ये ध्यान देंगे, सोवियत संघ से ये नहीं लिया गया है, ठीक है। ये सोवियत संघ से आपका नहीं लिया गया, इसको कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? फ्रांस से। तो आपका गलत पूछा था इसमें, एक ही पॉइंट में सारे पॉइंट आपके आ गए जो आपके संवैधानिक विशेषताएं हैं, तो ये सारे के सारे 4 ऊपर के सही, असत्य पूछा था, तो पांचवा आपका यहाँ पर गलत हो रहा है। गणराज्य आपका सोवियत संघ से नहीं लिया गया, कहाँ से? फ्रांस से लिया गया, पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज। तो ध्यान देंगे, राष्ट्रीय गान आपका क्या होगा? जनगण मनगढ़, 24 जनवरी 1950 को इसको एक्सेप्ट किया गया। राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम, ये भी जो है 24 जनवरी 1950 को इसको एक्सेप्ट किया गया। राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ, 26 जनवरी 1950 को इसको एक्सेप्ट किया गया।
और राष्ट्रीय ध्वज जो है ये पहले कर लिया गया था, तिरंगा जो था 22 जुलाई 1947। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय ध्वज वाला, ये ध्यान दीजिएगा। 1947 में ही जो है 1947 में ही इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, तिरंगा जो है 22 जुलाई 1947 याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, प्रस्तावना से संबंधित निम्न कथनों में असत्य है। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया, भी सही है। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान की आत्मा कहता है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी ठीक है। प्रस्तावना कहता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता, अखंडता ये सब शब्द जोड़े गए, ठीक है। हमसे पूछा क्या असत्य, तो ये पांचों तो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। एक और स्टेटमेंट है, उसको भी देख लेते हैं, एक और स्टेटमेंट कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा। छठवां स्टेटमेंट कह रहा है प्रस्तावना से रिलेटेड केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना और बेरूबारी विवाद ने प्रस्तावना को अंग मान लिया। तो यहाँ पे चीज़ें उल्टा है, कि यही गलत हो जाएगा। बेसिकली हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, किसमें, केसवन केस में, ठीक है, और बेरूबारी में इसको अंग नहीं माना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, छठवां का गलत हो जाएगा। बाकी पांच जो आपको बताएं वो आपके सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ध्यान दीजिएगा। अनुसूची 2, इसमें क्या बात की गई, वेतन की बात की गई है। अनुसूची 4 में क्या बात की गई है, तो राज्यसभा के सीटों के बारे में बात की गई है। उसके बाद से अनुसूची 5, इसमें जो है एससी एसटी और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन की बात की गई है। अनुसूची 6 में क्या है, तो असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम के बारे में बातें की गई हैं, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अनुसूची 8 में क्या है, तो अनुसूची 8 में भाषा की बात की गई है। अनुसूची 9 में क्या है साथियों, तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन है, इसके बारे में बात की गई है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अनुसूची 10 में क्या है, तो दल बदल के बारे में बताया गया है। अनुसूची 11 पंचायतों से रिलेटेड है। अनुसूची 12 क्या है, तो नगर पालिका से रिलेटेड है। और संघ सूची के बारे में जो है जनगणना और सुरक्षा बैंक किसमें आके जो है ये संघ सूची में, यानी केंद्रीय सूची आप कह लें एक तरीके से, उसमें है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो कह रहा है कि राज्य सूची, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में क्या है आपका, पुलिस है, कृषि, पंचायत है। और समवर्ती सूची में क्या है आपका, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नियोजन, मजदूरी संघ, ये सब क्या है, तो आपका किस में है, ये समवर्ती सूची में है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अवशिष्ट सूची, तो इसमें क्या है, साइबर, अंतरिक्ष, ये सब चीज़ें क्या है अवशिष्ट सूची में। और अनुसूची 3 में क्या है, तो शपथ के बारे में बताया गया है। कि कुल मिला के आपके सारे के सारे जो महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ थी, ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे कवर हो जाती हैं एक ही प्रश्न के अंतर्गत में, ठीक है। इसको अच्छे से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रथम भाषाई आयोग एस के धर के उसमें बना था, ठीक है, ये भी सही है। 1900 कब बना था, 1948 में बना था, इसको ध्यान रखेंगे। प्रथम भाषाई राज्य कब बना, आंध्र प्रदेश बना, ठीक है, ये भी सही है। भाषाई राज्यों को मान्यता मिली फजल अली आयोग 1956 में, इनकी रिकमेंडेशन आती है। 1900 आपके 53 में इसका गठन होता है फजल अली आयोग का। पंजाब का गठन शाह आयोग, बिल्कुल सही है। सिक्किम का विलय जो है आपका, सिक्किम का सिक्किम का विलय की बात करेंगे तो 16 मई 1975 को होता है, ये भी सही है। सिक्किम सह राज्य कब बना था, तो ये 35वां संविधान संशोधन से बना था, ठीक है, ये भी सही है। तो गलत क्या है, तो इसमें राज्यों का पुनर्गठन कह रहा है विधानमंडल की अनुमति से, बिल्कुल नहीं। संसद जब चाहे जहाँ चाहे उस तरीके से ये कर सकती है, ये अधिकार किसको है, तो संसद को है। पुनर्गठन का अधिकार किसको है, तो संसद को है। तो इसमें असत्य पूछा गया था, तो सातवां आपका असत्य हो जाएगा। बाकी ये 6 पॉइंट आपके क्या है, सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या है कि निम्नलिखित में असत्य है, तो निम्नलिखित में क्या असत्य है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है नागरिकता कानून, संसद, बिल्कुल सही है। नागरिकता का समापन, अनुच्छेद 9 सही है। पंजीकरण 7 वर्ष, ठीक है। देशीकरण 11 वर्ष, सही है। नागरिकता का प्रकार जो है, कह रहा है दोहरी, तो ये बिल्कुल नहीं, अपने वहाँ एकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, दोहरी नहीं है। ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है, पांचवा गलत हो जाएगा। नागरिकता का प्रकार अपने वहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। मूल अधिकार के संबंध में, तो देखिए मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 हैं मूल अधिकार, पहले 7 हैं, उसको हटा दिएगा 7वें को, ठीक है। प्रतिबंध कौन लगा सकता है इस पे, तो संसद लगा सकती है प्रतिबंध। निलंबित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति निलंबित करेगा। कौन करेगा, निलंबित, राष्ट्रपति। रक्षक कौन है मूल अधिकारों के, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आप जो रिट है, ठीक है, और चीज़ें हैं उसके अनुसार आप कौन सा, सुप्रीम कोर्ट आपका है।
रक्षक और हाई कोर्ट है, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। रक्षक मूल अधिकार, बातें आपकी इसकी हो रही है, मूल अधिकारियों को हो रही है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। निलंबित सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, प्रतिबंध उस पे संसद लगाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला कुछ पॉइंट देखेंगे साथियों। तो रक्षक तो होगा ना, अस्पृश्यता जो है ये आपके अनुच्छेद 17 में आता है, किसमें, आर्टिकल 17 में आता है। निजता का अधिकार की बात करेंगे तो आपके अनुच्छेद 21 में राइट टू प्राइवेसी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद आपका 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अनुच्छेद आपका 25 हो जाएगा। अल्पसंख्यक की रक्षा की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 29 में हो जाएगा, ठीक है। अल्पसंख्यक हितों की रक्षा की बात करें, बच्चों बच्चों का संरक्षण आपका अनुच्छेद 24 में, किसमें, अनुच्छेद 24 में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कानून की समानता, तो अनुच्छेद आपका ये 14 नंबर में आ जाएगा, 14, ठीक है। संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 किसने कहा था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको कहा था, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या है, मूल अधिकार से रिलेटेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके यहाँ पे कवर हो जाती हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार नहीं है, हमसे क्या पूछा है, नहीं है। तो देखें, मूल अधिकार की अगर हम बात करें, मूल अधिकार कितने हैं, तो अभी बताया 6 प्रकार के हैं। तो उसमें हड़ताल करना, ये भी मूल अधिकार नहीं है। चक्का जाम करना, ये भी मूल अधिकार नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है वोट देने का अधिकार, ठीक है, ये भी मूल अधिकार नहीं। आवास का अधिकार, ये भी नहीं। रोजगार का अधिकार, ये भी नहीं। तो उपयुक्त सभी जो है, पूछा था हमसे कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो उपयुक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जितने हमारे साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दे और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। इस बार अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम आपका क्वालिफाई होने जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लोक कल्याण, लोक कल्याण की बात कहाँ की गई है, लोक कल्याण की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बात की गई है अनुच्छेद 38 में, है ना। स्त्री पुरुष को समान वेतन की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 39 में। पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 में आ जाता है, किसमें, अनुच्छेद 40 में आता है। जो प्रसूति सहायता है ये आपकी अनुच्छेद 42 में, किसमें, अनुच्छेद 42 में आ जाता है। ध्यान रखेंगे इसमें जो लीव वगैरह है ना, प्रसव पूर्व और उसके बाद की जो छुट्टी है उस सब इसमें, किसमें, अनुच्छेद 42 में। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि ये हो गया समान सिविल संहिता, तो आप जानते हैं अनुच्छेद 44, ठीक है, 44 में ये समान सिविल कोड की बात की गई है। शराब पर प्रतिबंध की बात करें तो अनुच्छेद 47 में लगाया गया है। एससी एसटी के बारे में जो बातें की गई हैं, ठीक है, एससी एसटी के बारे में, ये आपका किसमें, अनुच्छेद 46 में, किसमें, 46 में। और उसके बाद जो है पशु बलि पर प्रतिबंध, पशु बलि पर प्रतिबंध जो है आपका अनुच्छेद 48 में है, 48 में है पशु बलि पर प्रतिबंध। और 48 का ये याद रखिएगा कॉज इसको कहते हैं। इसमें पर्यावरण की बात की गई, किसकी, पर्यावरण की बात की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एक आर्टिकल है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो जो कार्यपालिका का न्यायपालिका पृथक है, ये किसने, अनुच्छेद 50 में बताया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते लागू करने वाला अनुच्छेद आपके 51 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक और हमने अभी आपको बताया 48 आपको बताया ये प्रतिबंध वाला, और 48 ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। मूल कह रहा है मूल कर्तव्य से संबंधित असत्य कथन है, ठीक है, मूल कर्तव्य से संबंधित असत्य कथन है। तो मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य सबसे पहले जानिए, ये भाग इसमें है, भाग आपके 4 में आता है, ठीक है। 51 को में जो है आपके क्या है, मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। कह रहा है मूल कर्तव्य जो संविधान में जो है, मूल संविधान की संख्या 0 थी, बिल्कुल सही है। और ये किसकी समिति पर लागू किया गया था, तो वो एक समिति थी, स्वर्ण सिंह की समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति नाम याद रखिए, इनके रिकमेंडेशन पे ये लागू हुआ था। तो मूल संविधान में इसकी संख्या 0 थी, बात बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है 46वां संविधान संशोधन जो है शिक्षा दिलाना कर्तव्य बना दिया गया, बिल्कुल नहीं, तीसरा एकदम गलत है आपका, ठीक है। तीसरा क्या है आपका यहाँ पर गलत है, इसमें क्या चीज़ें हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। ये 86वां संविधान संशोधन था, कौन सा, 86 नंबर का संविधान संशोधन था। और एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी, तीनों में एक साथ संशोधन किया गया था। और वर्तमान में मूल कर्तव्य आपके क्या रहे हैं, बिल्कुल सही है। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य, ये भी सही है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार का कमजोर से रक्षा करना, ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार का कमजोर से रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है। ये काम पुलिसिंग का है, इसमें आप उतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इस
शोषण के विरुद्ध के उसमें कमज़ोर की सहायता आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ों का ध्यान क्या है, पुलिस उसको मेंटेन करेगी। मूल कर्तव्य ध्यान रखिए क्या है, दंडनीय नहीं है। क्या है, दंडनीय नहीं है। इसको इन्फोर्सेबल नहीं किया गया है। अगर नहीं करते हैं तो मतलब आपको इसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 12 का है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया जाता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में किसको शामिल किया जाता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी से तो उपरोक्त सभी, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, निर्वाचन प्रणाली में जो लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित, ये आप शब्द याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत नहीं। तो लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और विधानसभा के निर्वाचित सब शब्द यहाँ ध्यान रखेंगे, निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। तो तीनों के तीनों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर, राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिन में भरा जाता है? तो इसको ध्यान रखें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 6 महीने के अंदर इसको भरा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथी, फटाफट से रिवीजन करते चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आपके यहाँ पे पॉलिटी के इस वाले सेशन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए नया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहता है? तो इसको ध्यान रखिए कि जो नया राष्ट्रपति आएगा वो अपने पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा, ठीक है, बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, राष्ट्रपति की जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाती है जब वो उसे कुल मत का कितना भाग न मिले? तो 1/6 अगर नहीं मिलेगा उन्हें, ठीक है, कुल मत का 1/6 नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उनकी जो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक, ठीक है, क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या होती है, तो ये आपके कितनी होती है, 50-50 होती है। कितनी? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50-50 होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति का शपथ दिलाने का काम किसका होता है? तो मुख्य न्यायाधीश का होता है। किसका? मुख्य न्यायाधीश का होता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनसे वरिष्ठतम जो है न्यायाधीश ये शपथ दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पे कौन हो जाएगा? आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, किसको? उपराष्ट्रपति को। फिलहाल क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 18 नंबर, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की चर्चा है किस अनुच्छेद में? तो क्षमादान की शक्ति की बात करें तो ऑप्शन बी 72 में जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बात किया गया है। आई होप तो यहाँ तक आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों, 19 नंबर क्या कह रहा है, महाभियोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में असत्य है। क्या बताना है? असत्य है। तो पहला कह रहा है किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसे प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। दूसरे दिन सदन जो भेजेगा 14 दिन से पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को जो है दी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है महाभियोग के बारे में। महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में है और इसे अमेरिका से लिया गया है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गलत क्या है, इसमें कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, ये बात बिल्कुल गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको महाभियोग से रिलेटेड, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है इससे रिलेटेड सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। रिवीजन हो गया आपका कि सदन में किसी भी सदन प्रारंभ हो जाएगा 1/4 की आवश्यकता होगी, 2/3 से आपको पारित करना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व उसमें क्या है आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो 61 में बात की गई है। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 20, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। ये किया गया था साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, या कैबिनेट, सॉरी, अब ब्रिटिश का जो कैबिनेट डेलीगेशन है उसके द्वारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है। देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। संघ जो है शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। कार्य संचालन समिति ये आपका गलत है, एच सी मुखर्जी यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा? एच सी मुखर्जी नहीं होगा, नाम याद रखिएगा, के एम मुंशी जो है कार्य संचालन समिति के ये क्या थे यहाँ पर अध्यक्ष थे। सर्वोच्च न्यायालय जो समिति है एस वारदाचार्य जो है इसमें सही हो जाएगा। हमसे पूछा क्या? सुमिलित नहीं है, तो आपका सी से उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नाम भी बता दिया, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या है? कौन सा सुमेलित नहीं है? संविधान की संशोधन पद्धति दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, कमेंट करके जरा बताइएगा, देखिए कितने लोगों को ये चीज़ याद है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है आपका कहाँ से? यूएसए से लिया गया है, बिल्कुल सही है।
आपात का जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, उपबंध फ्रांस, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है? ये आपका गलत हो जाएगा। आपात उपबंध आपका जो है, आपात उपबंध आपका जर्मनी नाम आएगा यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, ठीक है? अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करना है फिर से। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आपका आपका 54 अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का कोटा आपका अनुच्छेद 55 आपका हो जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 आपका हो जाएगा, कोटा आपका 55 हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना जो है, ठीक है? राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना आपका 62 है ना? और क्षमादान शक्ति अभी आपको बताया 72, कितना बताया 72। अगर यहाँ से अगर आप देखें क्षमादान आपका बात है, रिक्त होना आपका 62। तो उसके बाद से बात करेंगे संघ की कार्यपालिका जो है, ठीक है? कितना? संघ की कार्यपालिका, यहाँ पर 2 चीज़ें, संघ की कार्यपालिका का विस्तार जो है आपका, ये इसमें किसमें मिल जाएगा आपका 73 में, और जो संघ की कार्यपालिका का हेड होता है वो आपका राष्ट्रपति, वो 53 में आपको देखने को मिलेगा, उससे कन्फ्यूज़ ना होइएगा। उसके बाद से कह रहा है कि केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन, तो अनुच्छेद 77। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या है इसमें, लोकसभा की चर्चा, ठीक है? लोकसभा की चर्चा और सत्र के आहूत और सत्रावसान की चर्चा, तो लोकसभा की चर्चा आपका अनुच्छेद 81 और सत्र के बारे में सत्रावसान की चर्चा अनुच्छेद आपका 85 यहाँ पर हो जाएगा। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है, इसका रिलेशन है अनुच्छेद 87 से। और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते, तो इसको नहीं लौटा सकते हैं, तो धन विधेयक को ये वापस लौटा नहीं सकते हैं। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, धन विधेयक को क्लियर हो गया। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है आपका अनुच्छेद 87 में आ गया, ठीक है? सत्र के आहूत सत्रावसान की चर्चा 85 और लोकसभा की जो चर्चा अनुच्छेद 81, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक जो सरकार है, ये भारत सरकार संविधान की विशेषता नहीं है। अगर अलग से पूछे संविधान की विशेषता, तो आपका संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार, तीनों क्या है भारतीय संविधान की विशेषता है। और हमसे नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? जितने साथी देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दे और अपने साथी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइएगा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है, तो अपने प्यारे भारत की देन है। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, फटाक से आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो जो आपका अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है? ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट है, ना कि ये राज्यों का समूह, जो कॉन्फेडरेशन या फेडरेशन, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है? क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में सीधे सीधे बात कही गई है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ठीक है? तो जन्म द्वारा तो प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भू-भाग के सम्मिलित होने से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में जो है धन जमा करके आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। हमसे क्या पूछा है, नहीं वाला। नागरिकता से रिलेटेड आप जानते हैं, भाग भाग 2 में आपके नागरिकता से रिलेटेड जो संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है? उसके बाद से देखेंगे इसमें क्या है, नागरिकता के बारे में पूछी गई थी, तो तीनों चीज़ इसमें मिल जाती हैं। डी आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, नहीं के अनुसार। अगला है, कह रहा है कि सुमेलित करना है, निकाय दिया हुआ है और अनुच्छेद या उसका नेचर दिया हुआ है कि इस तरीके से कौन-सी चीज़ें इसमें बताई गई हैं 28 वाले में। तो फटाफट से देखते चलिए। निर्वाचन आयोग के बारे में क्या है, अनुच्छेद 324। 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में किसके बारे में बताया गया, वित्त आयोग के बारे में बताया गया। ध्यान से सुनते चलिएगा, जो चीज़ ना आए पेन पेपर में नोट करते चलिएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के बारे में आपके अनुच्छेद 148, किसमें, अनुच्छेद 148 में। भारत का महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में, किसमें, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में बात की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट इसमें क्या है, कह रहा है कि राज्य का महाधिवक्ता, ये अनुच्छेद आपका 165, ठीक है? अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है। अगला पॉइंट है संघ लोक सेवा आयोग, जो यूपीएससी है, उसके बारे में जो है 315, अनुच्छेद 315 में ये बात की गई है। क्लियर है इतना तक? अगला पॉइंट, राष्ट्रीय विकास परिषद, फटाफट से थोड़ा सा फास्ट चलें, चीज़ों को रिवीजन कराना है, सारे क्वेश्चन को कवर करना है, तो आपको थोड़ा सा तेज चलें, ध्यान से सुनते चलिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ये आपका सभी संविधानोत्तर निकाय है, 1952 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद से योजना आयोग, जो नीति आयोग अब हो चुका है, ये जो है संविधानोत्तर निकाय है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न है 29 नंबर, क्या कह रहा है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो वही व्यवस्था जो मार्ले मिंटो, है ना, विभाजनकारी जो नीति उनकी थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात यहाँ पर इन्होंने कर दिया था 1909 में, ठीक है? यही से जो है
हम देखेंगे भारत के विभाजन की नींव जो है या बीज के लिए बो दिया गया था 1909 में ही। अगला प्रश्न है, कह रहा 30 नंबर, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन डी, ठीक है, भाग 4 या सॉरी भाग 5 है ना? ऑप्शन डी चौथा आपका सही होगा, लेकिन भाग 5 है आपका, ठीक है। भाग 2 में भी बताया नागरिकता है, भाग 3 में आपके क्या है, मूल कर्तव्य है, भाग 4 डीपीएसपी और इसमें मूल 1 मिनट, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, भाग 3 ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य, सॉरी मूल कर्तव्य बोल दिया ना, मूल अधिकार है, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है, थोड़ा तेजी में बोल दिया, सॉरी इसके लिए। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, भाग 2 में क्या है, आपके नागरिकता के बारे में है, भाग 3 में आपके क्या है, मूल अधिकार है, मूल अधिकार है, भाग 4 में आपका डीपीएसपी है ना? राज्य के नीति निर्देशकता तो, और इसी में 51 को 51 ए में आपके क्या है, मूल कर्तव्यों की बात की गई है, ठीक है, इसको क्लियर हो गया होगा। संघीय कार्यपालिका आपके किसमें, भाग 5 में क्लियर हो गया। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पर जो है संसद को बनाने का अधिकार किसमें दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 11 क्या हो जाएगा, डी जो है इसमें अनुच्छेद 11 का अंतर्गत बात की गई है। अगला पॉइंट फिर से है 32 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने में क्या क्या चीज़ें हैं, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद है वो कहाँ पे आपको देखे जाएंगे, तो आपका सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ पे, ये सुप्रीम कोर्ट में देखे जाएंगे। मंत्रिपरिषद तथा मंडल का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री, ध्यान रखेंगे। मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है ना? किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। पार्लियामेंट शब्द कहाँ है, तो इसका मिलान आपका फ्रेंच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेंच। पार्लियामेंट शब्द जो है फ्रेंच शब्द है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट जो देखेंगे, ठीक है, संसद की जननी कौन है, तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा यहाँ पर। और राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है आपकी कितनी है, 250 हो जाएगी, कितनी, 250। ऑप्शन ऊपर नीचे है, इसको ध्यान रखिएगा, रिवीजन के लिए आपकी आसानी के लिए बनाया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। संसद की जननी कौन सा हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी, तो 250, क्लियर है। विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो ये 500 है, अधिकतम संख्या कितनी है, 500 है। और जो प्राक्कलन समिति की जो है सदस्य संख्या कितनी है, तो आपकी 30 है, कितनी, 30 है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, लोक लेखा समिति की सदस्य संख्या कितनी है, तो ये आपकी 7 है। लोक लेखा समिति की जो सदस्य संख्या कितनी है, 7 है। विवादित विधेयक पर जांच के मामले कौन करेगा, तो प्रवर समिति करेगी। कौन, प्रवर समिति करेगी, इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच, बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच कौन करेगा, लोक लेखा समिति करेगी। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे ये लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, ठीक है। उसके बाद से अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य आपका मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल हो जाता है। उसके बाद से क्या है कि कार्यपालिका का प्रधान मतलब अगर राज्य स्तर पर है तो राज्यपाल है, ठीक है, संघ स्तर पर है तो कौन हो जाएगा, आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ये प्रधान होते हैं कार्यपालिका के। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वोट देने का अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार है, क्या है, राजनीतिक अधिकार है। और चुनाव आयोग क्या है, तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है, कैसे, क्या, संवैधानिक है, ठीक है, संवैधानिक आपका हो जाएगा ये संवैधानिक चुनाव आयोग। अभी हमने बात किया कितने में, 324 आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 3 प्रकार के न्याय की बात किसमें की गई, उद्देशिका में की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है, निम्न में से किसको प्राप्त है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार, तो कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या संसद, कि ध्यान दीजिएगा दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय दोनों को दोनों क्या है, ये आपके मूल अधिकारों के बारे में सुनवाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या, 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण जो है क्या करती है, तो जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न है 36, सुमेलित कीजिए महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग, क्या है, महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग के बारे में यहाँ बात की गई है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सरकारी आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है, ठीक है, 1983 में आया था, है ना।
रणजीत सिंह सकारिया इसके अध्यक्ष है। ये ध्यान रखें, केंद्र राज्य संबंधित से इसका क्या है, इसका संबंध है, इसका उद्देश्य कह सकते हैं। लोक लेखा समिति क्या करती है, आपके सरकारी खर्च की जांच करती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी, इसमें बजट अनुमानों की जांच की जाती है। 30 सदस्य इसमें होते हैं, कितने, 30 सदस्य होते हैं। बलवंत राय मेहता समिति क्या बात की, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बात की। कौन, इसमें सुमिलित करने वाले में बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बात की है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति, तो ये जो है द्विस्तरीय पंचायती राज के बारे में बात की। इसका ये हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पे, है ना। शाह आयोग के बारे में बात करें तो राज्यों का पुनर्गठन, है ना, पंजाब हरियाणा के बारे में इसका संबंध है शाह आयोग का। चिलैया समिति का संबंध आप जानते हैं कर सुधार से था, किससे, कर सुधार से। और आपका जो है नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है। ये 1992-93 के करीब में ये आया था। तो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसमें क्या कहते हैं, आपके सरकारी आयोग है, केंद्र राज्य संबंध है, लोक लेखा समिति सरकारी खर्च वाला, प्राक्कलन आपका 30 सदस्य वाला बजट के लिए, बलवंत राय त्रिस्तरीय संरचना हो गया यहाँ पर। अशोक मेहता समिति आपके द्विस्तरीय संरचना पंचायती राज में बात करता है। शाह आयोग राज्यों का पुनर्गठन पंजाब हरियाणा। चिलैया समिति टैक्स सुधार के बारे में, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार के बारे में बात करता है। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 37 नंबर क्या कर 37 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तब स्टार्टिंग में हम लोग देखे कौन सा, 51 नंबर, ठीक है। एक मिनट, आपका 37, ठीक है, किसमें है ये 51, आपका जो है विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय समझौते से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 38 नंबर क्या कह रहा है, इसको ध्यान देंगे। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ए या सी दोनों। तो ध्यान दीजिएगा, जो कल्याणकारी राज्य होने की बात की गई है वो संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व दोनों में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न क्या करा 39 नंबर, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो न्यायवादी की भी करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी करता है, राज्यपाल, उपयुक्त सभी, डी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है इन तीनों की जो है नियुक्ति करता है, क्या करता है, इन तीनों की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है फिर से वही कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने वाले में देखिए, त्रिस्तरीय संरचना है जो बलवंत राय मेहता ने बताया। द्विस्तरीय संरचना पंचायत की जो है अशोक मेहता के द्वारा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। और जो है कह रहा है मुखिया त्याग पत्र देता है किसको, तो जिला पंचायत जो पदाधिकारी है उसको जो है क्या करेगा, वो अपना त्यागपत्र देगा। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें क्लियर है। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बलवंत राय, द्विस्तरीय अशोक मेहता, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और मुखिया त्यागपत्र किसको देगा, तो पंचायत के पदाधिकारी को देगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है, अगला पॉइंट इसको ध्यान रखेंगे, पंचायत स्तर का चुनाव ये राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन का आयोग। पंचायती राज का उद्देश्य क्या था, सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्या था, सत्ता का विकेंद्रीकरण इसका उद्देश्य था। तो इसका मिलान इसमें हो जाएगा आपका, सत्ता का विकेंद्रीकरण, पंचायत का चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद से पंचायत की चर्चा की गई है तो अनुच्छेद 243 में। पंचायती समितियों की गणपूर्ति की अगर बात करें तो कितना 1/2 है, कितना 1/2 हो जाएगा। नगर पालिका की चर्चा आपके भाग 9 12वीं अनुसूची में की गई है। और SC ST के प्रशासन के बारे में आपकी बात करें तो भाग 10 अनुच्छेद 244 में इसमें की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, आनुपातिक मत प्रणाली, या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, या खुला बैलेट प्रणाली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, काल इसका ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है भारतीय के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है, पूर्ण वीटो, पॉकेट, निलंबित, या सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी के सभी जो है, तीनों पूर्ण, निलंबित और पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति के रूप में देखने को मिलते हैं। अगला फिर से इंपॉर्टेंट सुमेलित करने वाला संवैधानिक पद और अधिकारी के बारे में। तो देखिएगा, कह रहा है लोकसभा का अध्यक्ष, तो ये क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अभी हमने बताया कि इसको आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। और अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश ये राष्ट्रपति को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो इसका राष्ट्रपति का शपथ दिलाना हो गया। और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अभी हम लोग ने बात की कितना, अनुच्छेद 72 में दिया गया, किसमें, 72 में। राष्ट्रपति सॉरी राज्यपाल का जो है अध्यादेश शक्ति, राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये आपका 213, कौन सा, 213 में जो है अध्यादेश के बारे में यहाँ पे बात किया गया है,
ठीक है, कमेंट करके ज़रा बताइएगा राष्ट्रपति की अध्यादेश पावर किस आर्टिकल में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति का जो है इसमें वीटो पावर, ये अमेरिका से प्रेरित है। कहाँ से? अमेरिका से प्रेरित है। शून्यकाल जो है भारतीय संसद का ये नवाचार है, यानी भारतीय देन है ये। तो शून्यकाल आपका भारतीय संसद हो जाएगा। महान न्यायवादी, ये संसद की कार्यवाही में भाग लेने का इनको सिर्फ अधिकार है। उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा मिलान आपका 43 नंबर का हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि, ये तीनों के तीनों है। नहीं पूछा है तो आपका बजट इसमें जो है उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में ध्यान दीजिएगा, बजट का कहीं उल्लेख नहीं है। बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का है, और बाकी की ये तीनों के तीनों जो मतलब दोनों ऑप्शन है इसमें आपके संविधान में देखने को मिलेंगे। हमसे नहीं पूछा है तो आपका सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो है 45 नंबर, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 45 में कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो है आपके 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 46 नंबर, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। 20 सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक नीति का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति, संसद, नियंत्रक महालेखा परीक्षक या मंत्रिपरिषद। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नियंत्रक एवं महापरिपरीक्षक। ठीक है, क्या को यहाँ पर कहा जाता है, क्या हो जाएगा? लोक नीति का अभिभावक, आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 48 में भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का जो विलियन अधिकारी है वो कौन है? कह रहा है गृह सचिव, रक्षा सचिव, मंत्रिमंडल सचिव और दिल्ली का उपराज्यपाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल सचिव यहाँ पर जो है टॉप से टॉप क्लास का अधिकारी ये होता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 49 नंबर, लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो लोकसभा के गठन के संरचना के बारे में जो बातें हैं, ठीक है, आपके अनुच्छेद 81 में है, किसमें? लोकसभा के संरचना गठन के बारे में। अनुच्छेद 79 में आपके संसद के बारे में है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने वाला है, इसमें वन बाय वन करके देखेंगे। भारत में संचित निधि के बारे में बताएगा अनुच्छेद आपके 266 में, किसमें? 266 में हमको बताएगा संचित निधि के बारे में। उसके बाद से आकस्मिक निधि के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 267 में, 267 में जो है आकस्मिक निधि की बात की गई है। उसके बाद से बात करेंगे विशेष राज्य दर्जा और वित्त आयोग। वित्त आयोग आपका है 280 में, किसमें? 280 में आपका वित्त आयोग है ना। और यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा की अगर बात करेंगे, क्या करेंगे, विशेष राज्य के दर्जा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 271 क्या हो जाएगा, 271 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा का सृजन की बात करेंगे 312, और लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो 315। ये दोनों मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय सेवा सृजन जो है 312, अनुच्छेद 312 में बात की गई है, और लोक सेवा आयोग के बारे में जो है अनुच्छेद 315 में बात की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट इसमें देखेंगे। तो कह रहा है कि चुनाव आयोग की चर्चा, तो अभी बताया कि 324, अनुच्छेद 324 में स्टार्टिंग में हमने एक प्रश्न में किया। लोकसभा में SC/ST की सीट का आरक्षण, तो यहाँ पे 330, अनुच्छेद 330 में बात की गई है। राष्ट्रपति द्वारा SC क्षेत्र घोषित, ठीक है, तो ये आपका 341 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 341। और संघ की राजभाषा की अगर बात करेंगे 343, क्या हो जाएगा, 343 यहाँ पे संघ की राजभाषा की बात करेंगे तो हो जाएगा। पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है, क्या है, गलत है? तो गोवा को जो है 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। उसके बाद से कह रहा है दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। दादरा और नगेर जो नागर हवेली है 1954 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ये आपका गलत है। फ्रांसीसी नहीं था यहाँ पे, पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली था, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने, जो तीनों सही है उसको याद रखिएगा, चौथा भी आपको करेक्ट कर दिया है। अगला जो प्रश्न है 52 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सुमेलित कीजिए महत्वपूर्ण आपातकालीन जो है, आपातकालीन जो प्रावधान है उसको। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो अनुच्छेद कितना है आपका, 352। कितना? अनुच्छेद जो है आपका 352 है। राष्ट्रीय आपातकाल आपका जो है 356। कितना? 356। वित्तीय आपात जो है आपका कितना है, 360 है।
वित्तीय आपातकाल आपका कितना है, अनुच्छेद 360 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो संविधान संशोधन आपका अनुच्छेद 368 में। अवसर की समानता, जो नौकरी की बात की। अगला पॉइंट है, क्या कह रहा है कि अवसर की समानता ये आपको दी गई अनुच्छेद 16 में, उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में। किसमें? उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में। अगला पॉइंट है कि अंतर्राज्यीय परिषद, ये आपका अनुच्छेद 263 में। किसमें? अनुच्छेद 263 में। अखिल भारतीय सेवा का सृजन जो है अनुच्छेद 312, ये राज्यसभा की एक अनन्य शक्ति है, इसको ध्यान में रखिएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो यहाँ पे ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। क्या है कि भारत में जो अधिकारों की बात करें भारत में, तो एक तो इसके नागरिक हैं और दूसरे विदेशी। तो नागरिकों को जो है कुछ स्पेशल अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कुछ स्पेशल अधिकार प्राप्त है, जैसे 15, 16 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ये 5 आर्टिकल जो है आपके सिर्फ और सिर्फ इसको प्राप्त है। तो भारत के नागरिकों को, बाकी अन्य को ये नहीं प्राप्त है। तो यहाँ सबके लिए बात की गई, तो आपका विधि के समान संरक्षण का अधिकार यहाँ पे सबको प्राप्त है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिए, कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ठीक है, किसके लिए? शासन के लिए। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निदेशक तत्व या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देगा, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, राज्य का नीति निदेशक तत्व। 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है वो क्या है, देश की जो शासन के लिए आधारभूत है। अगला प्रश्न देखिएगा, 55 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई, अभी बताया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। सिक्किम भारत का सह राज्य बना तो आपके 36वां संविधान संशोधन द्वारा। दिल्ली एवं पुडुचेरी जो है विधानसभा का गठन 69वां के द्वारा। किसके द्वारा? 69वां संविधान संशोधन। दल बदल जोड़ किसमें किया गया? 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, किसमें कहा? 52वां संविधान संशोधन। और आपका जीएसटी जो आया कितना? 101वां संविधान संशोधन। कितना? 101वां संविधान संशोधन आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है निम्न में से किसी का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? कह रहा है ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और वन्य प्रणाली। तो ध्यान दीजिएगा, जो मूल कर्तव्य की बात की गई है उसमें वन्य जीव संरक्षण को बात की गई है, संरक्षण देने के लिए, वन्य जीव और नदियाँ इन सबको संरक्षण करने के लिए। तो इसके अंतर्गत डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 57। जितने भी साथी देख रहे हैं, एक बार फटाफट से मैं फिर से कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दे और अपने साथी तक शेयर कर दीजिएगा। आपका चैनल आपका परिवार है, आपके लिए इतना सब बनाया जा रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो ध्यान रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद से हटाने के लिए पदच्युत करने की संबंधी प्रस्ताव किया जा सकता है, यानी हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में ये लाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो ये आपका जो नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा 59 का, क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को जो है लागू करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 253। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, अनुच्छेद 253 के तहत जो है यहाँ पर ये चीज़ बनाई जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने वाला है, कह रहा है सुमेलित कीजिए संविधान के महत्वपूर्ण भाग है यहाँ पर। ठीक है, एक तरफ विषय और एक तरफ संविधान का भाग दिया हुआ है। तो नागरिकता स्टार्टिंग हमने आपसे बताया भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहाँ तक? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। नागरिकता आपका भाग 2 में हो गया। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी जो आपका भाग 4 में है, किसमें? भाग 4 में 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। ठीक है, उसके बाद से मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आ जाएंगे भाग 4 के ए, भाग 4 ए और
आपका 51 का ए में आ जाएगा। उसके बाद से यूनियन की बात करेंगे, संघ आपका 5 में आ जाएगा, भाग 5 में। पंचायत की बात करेंगे तो पंचायत किस में आ जाएगा, भाग 9 में। कितने, पंचायत भाग 9 में आ जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट नगर पालिका की बात करेंगे तो आपका ये 9A में आ जाएगा, किसमें, 9A। निर्वाचन की बात करेंगे, इलेक्शन, तो आपका भाग 15, कौन सा, भाग 15। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के लिए अब 324 वाला आर्टिकल आपको अभी बताया, उसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न फटाफट से रिवीजन करते चलिए। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। 62 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किस संबंध में होती है। ठीक है, तो संयुक्त बैठक की अगर हम बात करेंगे, ये होता है कि इसके संबंध में साधारण अब विधेयक के संबंध में होता है, किसके संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 63 कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति परिस्थिति के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर से सभी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो 60 आपका कितना हो गया, 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 359 अनुच्छेद आपका हो जाएगा ये। हाँ, अनुच्छेद आपका 359 के अनुसार जो है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 19 और 20 जो आपके मूल अधिकार है, इसको छोड़ के आपात की स्थिति में बाकी सबको क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। तो यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर कौन होता है। तो यहाँ पे चांसलर पद पर जो है 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऊपर राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है, 65 का ध्यान दीजिएगा। तो परिसीमन आयोग 82, ठीक है, सही है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अभी हमने पढ़ा 72 में होता है, बिल्कुल सही है। और जो गण पूर्ति है, कोरम की चर्चा आपके अनुच्छेद 100 में हुई, भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा, ये अनुच्छेद 108 में नहीं है, 108 में आपका ज्वाइंट सेशन है। क्या है, 108 में आपका ज्वाइंट सेशन है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सूची दिया हुआ है और मिलान करना है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति यहाँ पर आपका लोक लेखा समिति आपका हो जाएगा वित्तीय समिति। याचिका समिति आपका क्या हो जाएगा, याचिका समिति। कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार जो स्कैम समिति है, ठीक है, स्टॉक बाजार जो स्कैम समिति है, ये आपका क्या हो जाएगा, तथर समिति। और विभागीय समिति आपका कौन सा हो जाएगा, डी का आपका क्या हो जाएगा, डी का दूसरा स्टैंडिंग समिति। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, 66 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 67 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय और आदेश को पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है, यानी जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। तो ये आपका अनुच्छेद 137 क्या है, अनुच्छेद 137, ये सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 68 उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी जो दूसरी खंडपीठ किस केस में बनी है। तो ये बनी थी आपका केस में, आपका गोलकनाथ केस में। किसमें, गोलकनाथ केस में सबसे पहला जो है केशवानंद भारती में बनी थी, 13 जजों की बेंच बैठी थी। तो ये दूसरा पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर गोलकनाथ केस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 69 नंबर क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर करने का अधिकार है, तो ऑप्शन डी 132, कौन सा 132। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो किसके द्वारा, जो राज्य राज्यपाल का अध्यादेश है उसका अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है, तो राज्य की विधायिका द्वारा। किसके द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, राष्ट्रपति सॉरी इसमें क्या है, हाँ वरीयता क्रम वाला है टेबल का, जो पद दिए हुए हैं इनका वरीयता क्रम बताना है आपको। तो सबसे टॉप पर आपका कौन रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा पहले पे। ठीक है, उसके बाद से दूसरे पर आपका रहेगा कौन सा, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री आपका तीसरे पर आएगा, उसके बाद राज्यों का राज्यपाल चौथे पर। ठीक है, उसके बाद से कौन आएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे पाँचवें पे, है ना। छठे पे भारत के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो आपके छठे नंबर पर आएंगे क्रम के अनुसार अगर देखें दिए गए में। कैबिनेट जो मंत्री या मुख्यमंत्री होंगे ये आपके 7वें स्थान पे, और इसके बाद से राजदूत जो है 8वें स्थान पर। तो ध्यान से अगर देखेंगे आप, ये जो पूरा क्रम है आपका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों का राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति,
भारत का मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री, राजदूत, इनका ये क्रम है। कई बार अलग-अलग जगह ये पूछा गया है। अगला प्रश्न अगर आप ध्यान देंगे साथियों, देखिए कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है तो किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये आपका किया गया है आपका किसमें? ध्यान दीजिएगा ये। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 268 से 281 तक किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कह रहा वन जो है आपका समवर्ती में, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती में, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैच या लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में। तो देखिएगा इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपका स्टॉक एक्सचेंज वाला है, क्योंकि समवर्ती में नहीं है, ये संघीय सूची में है। किसमें है? संघीय सूची में है। तो वन को याद रखिएगा, समवर्ती सूची, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची, लोक जो स्वास्थ्य है वो राज्य सूची, और आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है ये भी आपका संघीय सूची होगा, ना कि समवर्ती सूची होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? कह रहा है आयकर का विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, जो सहायता अनुदान निर्धारण और व्यापार कर का विभाजन। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, व्यापार कर का विभाजन जो है इसमें क्या हो जाएगा? व्यापार कर का विभाजन 74 का इसका एक कार्य नहीं है। वित्त आयोग जो है आपका किस आर्टिकल में है? अभी हमने आपको बताया, जरा कमेंट करके बताएं, देखिए कितने लोग को याद है। वीडियो रोकिए और कमेंट कीजिए वित्त आयोग का आर्टिकल नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है। इसका सही उत्तर इसमें से देके आप बता देंगे 75 को क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 1952 में की गई थी, ये भी हम लोगों ने देख रखा है। अगला प्रश्न है 76, कह रहा है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन-सा था? ठीक है, तो ऑप्शन फटाक से आप देखिए, इसका सही उत्तर हम बताते हैं आपको 76 का ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना इस एक्ट के तहत की गई थी 1919 के तहत। अगला प्रश्न फटाफट से आपको रिवीजन कराना है, जितने हमारे साथी हैं, प्यारे साथी, आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे 77 नंबर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो निर्वाचन क्रिया प्रणाली है के रूप में सुनिश्चित करती है। तो कह रहे बहुमत का शासन, सरकार में स्थिरता, ठीक है, या राजनीतिक सोच या अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व है, ये व्यवस्था अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करती है। डी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 78 का आपका राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। किसका? राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। अगला प्रश्न 79 नंबर, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो जो भारत का सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान है, ये आपका कैसे संशोधन हो सकता है? तो कम से कम 2/3 बहुमत से, यानी बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 80 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना को बंद करने को अधिकृत है? तो अभी आपको बताया पंचायतों से रिलेटेड आएगा तो वहाँ पे कौन आएगा? ठीक है, राज्य की जो है विधानमंडल आएगी। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका 80 का, राज्य विधानमंडल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे, सुमेलित करना है। कह रहा संसदीय शब्दावलियां हैं और समितियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। प्रश्नकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल जो है बैठक का जो पहला घंटा उसको प्रश्नकाल कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? तो ये देखिए, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे संचित निधि, ये भी आपको हमने बताया अनुच्छेद 266, आकस्मिक निधि जो आपका कंटीजेंसी फंड है आपका 267। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, दोनों दोनों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे मिलान करने वाले में। कोरम जो गणपूर्ति है वो क्या है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग है। क्या है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग है। उसके बाद से बात करें कि विभागीय समितियां, तो ये क्या है? कुल 24 है। कितनी है? कुल 24 है विभागीय समितियां। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें क्या पॉइंट है? याचिका समिति क्या है? तो नागरिकों की शिकायतों की जांच करेगा। क्या करेगा? नागरिकों की जो शिकायतें हैं उसकी जांच करेगा। प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। कमेंट करके जरा बताएंगे कि अभी जो रिसेंट के जो प्रोटेम स्पीकर बनेंगे उनका नाम क्या था, जो अभी केंद्र में बने थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ क्लियर हुई। फटाफट से रिवीजन करा रहे हैं आपको हम यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो पंचायती राज को किसके अंतर्गत
स्वशासन इकाई के रूप में रखा गया, तो आर्टिकल 40 में है। और आर्टिकल 40 आपका किस में मिलेगा? तो ये मिलेगा आपका राज्य के निधि निदेशक तत्व में, डीपीएसपी में ये मिलेगा। हालांकि इसको संवैधानिक दर्जा जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, लेकिन रखा किसके अंतर्गत गया है? तो डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है, आर्टिकल 40 में। ठीक है, ग्राम पंचायत को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र से नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन से आप बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो इसका संबंध संयुक्त राष्ट्र से नहीं है। बाकी तीन याद रखिएगा, सामान्य सभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये तीनों के तीनों का संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से है। हमें नहीं पूछा है, तो एमनेस्टी एक एनजीओ है, तो इसका संबंध उससे नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या है, 84 नंबर, सीमा प्रबंधन जो प्रबंध विभाग है, कह रहा है निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? तो सीमा प्रबंधन विभाग जो है आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गृह मंत्रालय। अगला देखिएगा, ध्यान दीजिए 85 नंबर, 85 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जो मतलब आपातकाल है उससे संबंधित कथन असत्य कथन बताना है। तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात जो है संसद द्वारा 30 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना आवश्यक है, बात बिल्कुल सही है। इसे 6-6 माह के लिए अनुमोदन के बाद अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब तक इसे 3 बार लगाया जा चुका है, राष्ट्रीय आपात, ये भी सही है, 3 बार लगाया जा चुका है राष्ट्रीय आपात। जब मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश से होता है, ठीक है, तो ये भी है कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश से होगा। 5वां कह रहा है कि राष्ट्रपति इसे स्वयं लागू कर सकता है, तो देखिए कि इसे स्वयं लागू नहीं कर सकता राष्ट्रपति, जब तक उसको मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश ना हो, तो अपने मन से लागू नहीं कर सकता। तो आपातकाल के संबंध में असत्य कथन कौन-सा हो जाएगा? 5वां हो जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से 5वां हो जाएगा कि राष्ट्रपति स्वयं इसे लागू नहीं कर सकता। बाकी 4 ऑप्शन ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मंत्रिमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ठीक है, मंत्रिमंडल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूरे संविधान में एक ही बार इसका प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे आर्टिकल जो है अनुच्छेद 352 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया 352 में। अगला 77 का उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान दीजिएगा 63 में, किसमें? आपका 87 का आपका क्या होगा? उपराष्ट्रपति 63 अनुच्छेद में चर्चा है। अगला कह रहा है भारत का विधि अधिकारी होता है, तो भारत का विधि अधिकारी आपका कौन हो जाएगा? महान्यायवादी हो जाएगा। कमेंट करके जरा बता दीजिएगा फटाक से, यहीं वीडियो रोके। इसका अनुच्छेद कितना है? आर्टिकल किस आर्टिकल में महान्यायवादी की बात की गई है? फटाफट से इस तरीके से अगर आप रिविजन करेंगे, चीज़ों को आपको ग्रैप्स करेंगे, तो आपको ज़्यादा जल्दी याद आएगा। संसद के गठन की चर्चा, अब देखिए संसद के गठन की चर्चा की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 89 में क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आपका। अभी एक जगह इसके पहले लोकसभा की बात आई थी, लोकसभा की संरचना और गठन की, तो वहाँ पे 81 बताया था, ठीक है, वहाँ पे 18, वहाँ भी हमने आपको 79 के बारे में बताया कि 79 संसद की, पूरे संसद के गठन की चर्चा करता है, तो यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ध्यान रखिएगा किसमें? अनुच्छेद आपके 93 में, किसमें? 93 में की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है प्रस्तावना के मुख्य शब्द और अर्थ। ठीक है, प्रस्तावना के जो कुछ शब्द हैं और उसके अर्थ की बात की गई है। तो संप्रभुता, संप्रभुता जो सॉवरेनिटी, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र है। क्या है? आंतरिक एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर का मतलब क्या है? कि सेकुलर का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्या है? जो स्टेट है उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। तो पंथ निरपेक्ष आपका राज्य हो गया, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। संप्रभुता आपका आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र। आगे बढ़ेंगे, अगला इसमें पॉइंट है, कह रहा है कि अ गणतंत्र है, इसमें क्या है? गणतंत्र का इसमें मीनिंग है आपका राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब है राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होगा। सामाजिक न्याय क्या है? तो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्या होगा? जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बंधुत्व की भावना की बात करेंगे, फ्रेटर्निटी, ये भाईचारे की भावना है। फ्रांस से इसको लिया गया, कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। और समाजवादी की बात करेंगे, समाजवादी, तो ये संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण है। क्या है? संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण है। तो यहाँ पे आपके प्रियम्बल के सारे वर्ड्स हैं, जिनकी मीनिंग आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारा क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मिलान में आपका इस तरीके से मिलान बन रहा है ना। समाजवादी वगैरह ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? 92 नंबर, गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका 1/10 होता है, कितना? 92 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/10, ठीक है। गणपूर्ति के लिए मिनिमम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। 93 कह रहा है, संसद का सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? संसद का सबसे बड़ा सत्र जो है आपका बजट सत्र होता है। कौन सा? बजट सत्र। ट्रिक याद रखिएगा, BM
डब्ल्यू BMW याद रखेंगे, बजट सत्र, ठीक है, मानसून सत्र और विंटर सेशन शीतकालीन, ठीक है, याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बी से आपका बजट सत्र, एम से मानसून सत्र और डब्ल्यू से विंटर यानी शीतकालीन सत्र। तो ये इसका क्रम है जो संसद के सत्र का है। तो सबसे पहले बड़ा आपका बजट सत्र, उसके बाद से मानसून आता है, उसके बाद शीतकालीन आता है। सबसे बड़ा इसमें पूछा है तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 94, राष्ट्रीय विधेयकों पर अपना अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? राष्ट्रपति जो विधेयकों पर अपना अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? तो 94 का आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो आपका अनुच्छेद 111 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 111 सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि धन विधेयक की चर्चा की गई है। धन विधेयक की चर्चा आपके किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की चर्चा आपके अनुच्छेद 110 में है। किसमें? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 110। अगला प्रश्न है, बजट का प्रावधान किया गया है। तो बजट का प्रावधान आपके किसमें किया गया है? अनुच्छेद 112 में। लेकिन वहाँ ध्यान दीजिएगा, बजट नाम का कोई शब्द नहीं है वहाँ पे। वार्षिक फाइनेंशियल जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसका वहाँ पे जिक्र किया गया। बजट का कोई शब्द नहीं है इसमें संविधान में। अनुच्छेद कौन सा? 112। अगला प्रश्न देखेंगे 97, कह रहा है राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है उसकी अवधि की अगर हम बात करें तो 6 महीने होती है। 6 महीने करके उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है अनुच्छेद 124 हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न कह रहा है तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा की गई अनुच्छेद 127 में। फटाफट से देखते चलिएगा, थोड़ा सा सेशन को फास्ट लेके चल रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका रिवीजन सेशन है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, इसको बनाया जा रहा है। इसकी न्यायाधीश की चर्चा अनुच्छेद 127 में आपको ध्यान रखना है, किसमें? 127 में। अगला कह रहा है सीएजी की रिपोर्ट जो है जांच करती है। जो सीएजी रिपोर्ट है ये की जांच करती है, तो कौन जांच करेगी? सीएजी रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? लोक लेखा समिति। क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति। 100 का सी से उत्तर हो जाएगा। अगला कुछ इंपॉर्टेंट विषय है और अनुच्छेद है, इसका मिलान करना है, हमें सुमेलित करना है, तो ध्यान दीजिएगा। धन विधेयक की परिभाषा अभी बताया आपका अनुच्छेद 110 में। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87, ठीक है। उसके बाद से केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन आपका अनुच्छेद 77 में दिया गया है। केंद्र सरकार की राजभाषा अनुच्छेद 343। पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की बात करेंगे तो अनुच्छेद 340। एससी क्षेत्र घोषित करना अनुच्छेद 341। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे आर्टिकल आपसे पूछा गया। तो धन विधेयक की परिभाषा 110, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87, केंद्र सरकार का संचालन 77, राजभाषा 343, पिछड़े वर्ग आयोग का 340 और SC/ST का 341। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही इसको अच्छे से लिख के तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 102 नंबर क्या कह रहा है? राज्यपाल के पद को परिभाषित किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? राज्यपाल का जो पद है आपका, इसका परिभाषा आपका किसमें दिया गया है? 153 में। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, 153 अनुच्छेद में किया गया है। मुख्यमंत्री की चर्चा की गई है। तो मुख्यमंत्री की चर्चा जो आपकी की गई है किसमें की गई है? 164 में, अनुच्छेद 164 बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 165। क्या हो जाएगा? सी 165 में किया गया है। अगला प्रश्न है 105, विधानमंडल का प्रावधान जो कि इस अनुच्छेद में है। विधानमंडल का प्रावधान जो है यहाँ पे कह रहा है कि इस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 168, ये आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। विधान परिषद किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? 106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी 4 महीने तक। कितना? 4 महीने तक यहाँ पे रोक सकता है। अगला 107 क्या कह रहा है? विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा की तुलना में होती है तो कितनी होती है? तो ये ध्यान रखेंगे, आपका 1/3 होती है। कितनी? 1/3 संख्या ये होती है। अगला प्रश्न है, हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है। क्या है? हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है, तो किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट की बात की गई है? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन है आपका 214। ठीक है, 214 में हाईकोर्ट की बात की गई है। अगला कह रहा है पंचायतों में जो संबंधित कथन है उसमें असत्य कथन बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आरक्षित हैं। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायत, ये भी सही है। पंचायत सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए बनाए गए, ये भी सही है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, जो उसकी पहली बैठक से स्टार्ट होता है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी 3 आपका इसमें सही है। ठीक है, 5 वर्ष होता है लेकिन उसकी पहली बैठक से नहीं होता, जिस दिन स्टार्ट होता है उसका नॉमिनेशन वगैरह वहीं से स्टार्ट ये हो जाता है। बैठक तो देर सवेर होती रहती है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका तीनों सही है, इसमें 5 इसमें चौथा गलत है। अगला देखिएगा 110, 73वां संशोधन लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1900
94 को, कब? 24 अप्रैल 1994 को। सी से उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट, प्रश्न 111, गैर संवैधानिक निकाय है इसमें आपका कौन सा? राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय योजना आयोग, दोनों को दोनों आपका इसमें हो जाएगा। अगला देखेंगे 112 नंबर, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। तो वित्त आयोग जो है 112 नंबर क्वेश्चन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है 5 साल का वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? निम्नलिखित में असत्य को निकालना है। किसको निकालना है? असत्य को निकालना है, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। प्रथम संविधान संशोधन 1981 का, यही गलत है। आपका कब हुआ था? 1951 में हो गया था पहला संविधान संशोधन। ठीक है, तो पहला ही हमारे पास गलत मिल गया है, यानी बाकी स्टेटमेंट सही है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 81 नहीं है, कितना है? 51 है, 1951। 36वां संशोधन जो है संविधान का, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। 42वां संशोधन लघु संविधान संशोधन, इसको याद रखिएगा। 44वें में संपत्ति के अधिकार का समापन कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद से 52वां है, 52वां में दल बदल आया। क्या है? दल बदल कानून आया। 61वां संविधान संशोधन, इससे जो मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई, 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। 73वां में आप जानते हैं पंचायत है, और 74 वाले में आपका नगर पालिका है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे। तो 84 वाले में है संसद में सीटों का आपका संख्या, संसद में सीटों की जो संख्या है उसके बारे में है ना। कमेंट करके जरा बताइए कि 86 नंबर का जो अमेंडमेंट है उसके बारे में। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया 86 नंबर के, देखिए कितने लोग याद हैं। ये वीडियो रोक के जरा कमेंट कर लीजिएगा अगर आपको याद आ रहा, आप तो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, चलिएगा। अगला है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है। 84 आपको बता दिया। 91 में क्या है? तो मंत्रिमंडल का जो आकार है वो 15% तक रहेगा, इसके बारे में बताया गया है। 122वां विधेयक, जीएसटी, संविधान संशोधन की बात नहीं कर रहा है, ये विधेयक की बात कर रहा है। और 125वां संशोधन विधेयक, तो वो संवर्ण का जो 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संशोधन नहीं है, ये विधेयक की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? 114 नंबर, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, अब तक एक भी बार नहीं। ठीक है, एक भी बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 115 नंबर कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, इस बात को ध्यान रखें। ऑप्शन है अनुच्छेद 75, 75 के अंतर्गत की जाती है। भारतीय संसद के अनिवार्य अंग कौन माने जाते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों तीनों, तो उपरोक्त सभी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 117 नंबर, राष्ट्रपति का वीटो पावर किस देश से लिया गया है? कह रहा है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो 117 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति का वीटो पावर। अगला क्वेश्चन 118 नंबर, राष्ट्रपति चुनाव में कौन शामिल होते हैं? ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में जब हम आपसे बता रहे थे उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा दिया था, तो वहाँ पे मैं बार बार कहा था निर्वाचित शब्द ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और उपरोक्त सभी, तो यानी तीनों के तीनों इसमें होंगे, तो आपका डी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ लोकसभा के सदस्य लिख देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें मनोनीत वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, तो शब्द क्या ध्यान रखना है? निर्वाचित सदस्य, तीनों के जो है निर्वाचित सदस्य आपको पार्टिसिपेट करेंगे। 119 नंबर, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? राष्ट्रीय आपातकाल का, तो या फिर जर्मनी के वाइमर संविधान से। ऑप्शन ए सही उत्तर आपका 119 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120 कह रहा है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा मात्र एक बार ही की गई, वो अनुच्छेद कौन सा है? तो अभी स्टार्टिंग में ही हम आपको बताए थे, बीच में अभी क्वेश्चन कहीं आया था, तो 352 आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह हमेशा किस अनुच्छेद का लागू करने की मांग करते रहे हैं? तो ये आपके सिविल कोड की बात कर रहे थे, अनुच्छेद 44। ठीक है, समान सिविल कोड जो है संहिता, उसकी बात कर रहे थे। हालांकि अभी उत्तराखंड स्टेट हो गया जो लागू कर दिया, ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूज में था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 122 क्या कह रहा है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर जो किसमें निहित है? तो न्यायिक व्यवस्था की बात करें, वर्ड ध्यान दीजिएगा, न्यायिक व्यवस्था, तो यहाँ पे भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति लगा देंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहा है? जुडिशियल की बात कर रहा है, न्यायिक व्यवस्था में, तो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर टॉप पर रहता है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी आपके ऑप्शन डी जस्टिस सूर्यकांत जी हैं फिलहाल में। आगे बढ़ेंगे, राज्यपाल अपने पद पर कितने समय तक रह सकते हैं? तो राज्यपाल का देखिए कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना जो है पद धारण करते हैं, जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा 35 वर्ष की सीमा रखी गई है। राज्यपाल का वेतन की अगर आप बात करेंगे, राज्यपाल का वेतन वर्तमान में कितना है? तो इनमें से कोई नहीं,
ठीक है, क्योंकि ये 1,10,000, 1,25,000, 1,00,000 इतना नहीं, उनका वेतन ज़्यादा है। कमेंट करके ज़रा बताइए कि वर्तमान में वेतन कितना है, ठीक है। फिलहाल तो इनमें से कोई नहीं, हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें 27 नंबर, भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पे थे एच.जे. कानिया। कौन थे? एच.जे. कानिया थे। 20 सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर का, भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर कोई व्यक्ति कितने समय तक रह सकता है? ठीक है, तो कितने वर्ष तक? 65 वर्ष की उम्र तक यहाँ पर रह सकता है। ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। 128 से क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। कितना? आपके 100 कितना? 129। 129 से कितना हो जाएगा? हाँ, डी सही है, ठीक है, 25। आपकी बात करेंगे 130, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ भी इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? राष्ट्रपति ही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च न्यायालय के जज के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 132। तो यहाँ पे देखिए कोई निश्चित उम्र सीमा की बात नहीं की गई है इससे, ठीक है, डी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक जजों की संख्या वाला हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे अधिक जजों वाला हाई कोर्ट आपका ऑप्शन डी इलाहाबाद है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो आपका कोलकाता हाई कोर्ट हो जाएगा। ये आपका सबसे पुराना हाई कोर्ट है ये। जजों की संख्या के आधार पर, जजों की संख्या के आधार पर सबसे छोटा हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे छोटा हाई कोर्ट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आपका ये सिक्किम गंगटोक वाला का, जो सिक्किम का गंगटोक हाई कोर्ट है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट है, देखिए, किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग हाई कोर्ट है? तो आपके दिल्ली का है, ठीक है, दिल्ली का अपना एक अलग हाई कोर्ट है केंद्र शासित में। किस दो केंद्र शासित प्रदेशों को विधानसभा मिली है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएंगे तो दिल्ली पुद्दुचेरी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? दिल्ली पुद्दुचेरी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। किस विधानसभा में सीटों की संख्या न्यूनतम है? तो ऑप्शन बी आपका मिजोरम में, ठीक है, यहाँ पे 40 सीटें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, किस विधानसभा में जो है, किस विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? किस विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ध्यान देंगे, विधानसभा की सीटों की संख्या आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हर जो, हाँ ठीक है, ये वाला बिहार वाला भी देख लीजिए, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या आप सभी जानते हैं, अभी रिसेंट का चुनाव 243 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? आंध्र प्रदेश में जो है आपकी विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 175 है, 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तेलंगाना राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिए, वहाँ पे 119 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 119। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ऑप्शन आपका डी जम्मू एंड कश्मीर का जो है 6 वर्षों का था यहाँ पे। अगला प्रश्न 144, किस राज्य विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? ठीक है, किसी जो राज्य विधान परिषद है उसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसको ध्यान में रखे आपको बताना है। 144, 6 वर्षों का होता है, ध्यान दीजिए, 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी 145, विधान परिषद में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य, विधान परिषद में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। विधान परिषद का सदस्य बनने की जो न्यूनतम उम्र सीमा है, न्यूनतम उम्र सीमा आपकी कितनी है विधान परिषद के लिए? तो ध्यान दीजिएगा, आपका वो कितना है? 30 वर्ष है। कितना? वो आपका 30 वर्ष है, ठीक है। मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? मुखिया बनने की न्यूनतम उम्र आपकी 21 वर्ष रखी गई है। कितनी? 21 वर्ष रखी गई है। विधायक बनने की कितनी रखी गई है अधिकतम? विधायक बनने की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? अधिकतम नहीं, न्यूनतम यहाँ पूछा जाना चाहिए था, ठीक है, अधिकतम की नहीं बात की गई यहाँ पे। विधायक बनने के लिए तो न्यूनतम आपका 25 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए, न्यूनतम कर लीजिएगा। विधानसभा का कार्यकाल कितने दिनों का संवैधानिक सीमा है? ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल जो 149 नंबर की अगर आप बात करेंगे, तो संवैधानिक जो सीमा इसकी बात करें तो वो अनिश्चित है, ठीक है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वैसे अगर देखें जो कार्यकाल है उस तरीके के तो 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन संवैधानिक तरीके से उसको बढ़ाया जा सका है तो अनिश्चित काल हो जाएगा। अगला प्रश्न 150, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है? तो यहाँ पे देखिएगा 6 है। कौन से? 6। यूपी है आपका, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्रा और तेलंगाना। 6 ये राज्य हैं जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, आपातकाल लगाकर विधानसभा का कार्यकाल कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल लगाकर जो है आपका कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? तो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, 1 साल तक, ठीक, 150, 51, ठीक है, 1 साल हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी
वित्त विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों में पारित कर देती है किसी वित्त विधेयक को? तो उसके लिए आपको 14 दिन ही दिया गया है, ठीक है, 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 153 क्या कह रहा है? 153 में, ठीक है, किसी गैर वित्तीय विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों में पारित कर देगी? तो इसके लिए जो गैर वित्तीय विधेयक है, ठीक है, उसके लिए कितना है आपके 3 महीना का दिया गया है समय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन करने का अधिकार किसको है? तो देखिएगा यहाँ पे जो है अ, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा। देखिए उन्मूलन और ये सब करने का अधिकार जो है यहाँ पे आपका किसका हो जाएगा? उसे तो संसद को है यहाँ पर, ठीक है, संसद को दिया गया है, लेकिन किसके? विधानसभा के संस्तुति पर, ठीक है। विधानसभा जब उसके लिए रिकमेंड करेगी, बिल पारित करके देगी, तो जो फाइनल डिसीजन होगा सृजन या उन्मूलन का, वो संसद का है। तो संसद की जगह यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो बेसिकली लोकसभा यहाँ पर मान के हम ऑप्शन लगा रहे हैं, ठीक है, संसद की जगह पर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, लोकसभा यहाँ पर आपको किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, वहाँ पे लगाया गया था पंजाब के पेपसू में। कहाँ पे? पंजाब पेपसू में ये लगाया गया था। क्लियर यहाँ तक साथियों? अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है 156 नंबर, कह रहा है सबसे लंबी अवधि तक जो है राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा रहा? ठीक है, तो ये भी, इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। सबसे न्यूनतम अवधि तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा रहा है अब तक? मतलब जो सबसे न्यूनतम अवधि तक अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो किस राज्य में लगा था? तो फटाफट से आंसर करेंगे साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी बिहार हो जाएगा। और कितने दिन के लिए लगा था? 6 दिन के लिए लगा था। कितने दिन के लिए? 6 डे के लिए लगा था। तो सबसे मिनिमम ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? ठीक है, सबसे अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगाया गया है, किस राज्यों में जो दिया गया है आपका ऑप्शन, उसको देख कर फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी एक समान जो दिया गया है, इसमें लगभग सभी में जो है क्या है, तो आपके ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा 159, भारत में अब तक कितनी बार जो वित्तीय आपातकाल लगाया गया? भारत में अब तक जो है कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया? फटाफट से आंसर करेंगे तो देखिएगा ऑप्शन डी जो है एक बार भी नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी देखिएगा भारत में एक भी बार नहीं लगा वित्तीय आपात, बाकी जो दो है ना, जो आपातकालीन 3 आपात व्यवस्थाएं हैं जो, वो आपके इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पूरे भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया गया? पूरे भारत में जो है कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही थी यहाँ पर, तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर 3 बार। ये 3 बार कब कब लगा है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 3 बार कब तक लगा है? एक बार आपको 1962, ठीक है, 1962 में लगा था। ठीक है, 1971 और 75, ये 3 बार जो है भारत में इमरजेंसी लगी है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब तक कितनी बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा चुका है? ठीक है, तो वही होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, 3 बार सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन प्रधानमंत्री विदेश में संदेहास्पद मृत्यु को प्राप्त हुए? जो प्रधानमंत्री विदेश में जिनकी मृत्यु हुई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है मृत्यु जो है विदेश में हुई थी। कमेंट करके ज़रा बताएंगे विदेश में किस जगह पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, विदेश में देखें हमारे कोई साथी ऐसे हैं जिनको ये प्रश्न का आंसर आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि इनका किस देश में हुआ था। पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की हत्या की गई? पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की हत्या की गई? क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा है? तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी जी की जो है हत्या की गई थी पद पर रहते हुए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, भारत में मुख्य चुनाव काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार थे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किस चुनाव आयुक्त के समय भारत में एक सदस्यीय चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में बदला गया? 165 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टी एन सेशन। ठीक है, टी एन सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आपके चुनाव आयुक्त के रहे थे, आयुक्त चुनाव आयुक्त, जिनका कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 166 नंबर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 166 नंबर, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका साथियों? आपका ऑप्शन बी सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं क्लास को एक बार फटाफट से लाइक कर दें,
अपने साथियों तक, अपने जो ग्रुप्स हैं स्टडी ग्रुप्स, उसमें एक बार शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आपका चैनल आपका परिवार है, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी करते रहिए। अगला कह रहा है 167 नंबर, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट से आंसर करेंगे, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। 167 नियुक्ति की बात अगर आती है तो देखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने समय तक कार्यरत रहता है? मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने समय तक कार्यरत रहता है? 168 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले प्राप्त हो जाए इतने समय तक ये जो है कार्यरत रहता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 169 नंबर, चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 324, ये चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, 170 नंबर कह रहा है कानून के समक्ष सभी समान है, ये अनुच्छेद संबंधित है। कानून के समक्ष सभी समान है, ये अनुच्छेद आपका किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद आपका 14, आर्टिकल 14 जो है ना, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, बिफोर लॉ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, सरकारी नौकरी में सबके लिए समान अवसर उपलब्ध रहेगा, यह कहाँ वर्णित है? ठीक है, यह कहाँ वर्णित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद एक जो है 16 नंबर, किसमें 16 नंबर में ये बात कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अकारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा संबंधित है। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल से संबंधित है? 172 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये 22 नंबर अनुच्छेद 22 से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या रहा है, किसी को भी है जो कोई नागरिक उपाधि नहीं दी जाने के संबंध में, ठीक है, नागरिक उपाधि नहीं दी है, 173 में है, ये आपका ऑप्शन भी अनुच्छेद 18 में बात की गई है उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये अनुच्छेद किससे संबंधित है? समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद आपका 39, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, काम पाने का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। काम पाने का जो उससे संबंधित है 175, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 41। ठीक है, जितने हमारे साथी देख रहे हैं, अगर शॉर्ट नोट जो इम्पोर्टेंट वाला है जिसकी बात की गई है, वो अगर आपको चाहिए तो दिएगा जो व्हाट्सअप नंबर है, उससे व्हाट्सअप नंबर करके अपने परीक्षा का नाम लिख दीजिएगा और शॉर्ट नोट्स लिख दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको प्राप्त कर लेंगे, एक नॉमिनल चार्ज है, दे के आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे, 175 हो गया था आपका, 176 देख लीजिए, बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार जो है इससे किससे संबंधित है? तो ये 176 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पी जो है 41 नंबर में बात की गई है। वृद्धावस्था पेंशन पाने का अधिकार जो है किस आर्टिकल में इसकी बात की गई? 177, तो ध्यान दीजिएगा ये भी जो है ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 41 में बात की गई है। अगला है विकलांगता की स्थिति में लोक सहायता पाने के संबंध में, ये कौन सा आर्टिकल में बात की गई है? 178। ठीक है, 178 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ए बी सी में आपको आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया। 179, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार है, ये संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई सारी परीक्षाओं में इसको सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा चुका है और रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 179 का ऑप्शन है 21 का ए, क्या हो जाएगा? 21 का ए जो है, इसमें आपके मौलिक अधिकार शिक्षा से संबंधित बात की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रस्तुत जो लाभ है उस प्रबंध के संबंध में अनुच्छेद कौन सा है? 180, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 42 नंबर इससे संबंधित है। 182 देख लीजिए, क्या समान नागरिक आचार संहिता संबंधित है किससे? ठीक है, तो अनुच्छेद आपका 44 जो है, ऑप्शन सी यहाँ पर 182 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्तमान समय भारत के इस राज्य में समान नागरिक आचार संहिता नियम लागू है? तो ये आपके उत्तराखंड में लागू था। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लागू हुआ था। 184 नंबर क्या कह रहा है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना सरकारी कार्य है, ये किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 184 का ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45 में ये सारी बातें कही गई हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 185 नंबर क्या कह रहा है? 185 नंबर ध्यान लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि कृषि तथा पशुपालन को बढ़ावा देने से संबंधित है। कौन से संबंधित? कृषि तथा पशुपालन को बढ़ावा देने से संबंधित आपका अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 से हिस्सा हो जाएगा। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन संबंधित है, इस आर्टिकल से संबंधित है। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, इसका सिर्फ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना संबंधित है।
न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना ये किस अनुच्छेद में बात की गई? 187 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 50 में बात की गई है। ठीक है, ये परिसंपत्तियों से रिलेटेड है, ये आर्टिकल पूछा हुआ, इसको थोड़ा सा हम स्किप करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कुछ डाउट थी। अगला प्रश्न देखिएगा 180, आपका क्या हो जाएगा? 89, SC ST तथा OBC को आर्थिक एवं शैक्षिक मदद की जाएगी, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा? फटाफट से आंसर करेंगे। 189 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है अनुच्छेद 46 नंबर में बात की गई है। अगला प्रश्न है पोषण आहार स्तर को बढ़ाया जाएगा, ये कौन सा आर्टिकल में बात की गई है? 190 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपकी जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, 47। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जीवन स्तर को ऊंचा किया जाएगा, इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ध्यान दीजिएगा। 191 नंबर की अगर हम बात करेंगे साथियों, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी 47। देखिएगा, अनुच्छेद अगर जहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, पहला तो जो है आपके अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से, ठीक है, उसके बाद DPSP के जो है, ठीक है, DPSP के यहाँ के जो आर्टिकल अनुच्छेद हैं, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण भाग 3 और भाग 4 के, को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा है 192 नंबर, क्या कह रहा है? कर्म का जो कर्मकार हैं उनके निर्वाह मजदूरी से संबंधित जो अनुच्छेद है 47 है। ठीक है, गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है, कुटीर उद्योगों की अगर बात करेंगे 193 हम क्वेश्चन कह रहे हैं, तो आपका अनुच्छेद 43 में इसकी बात की गई है। किसमें? 93 का जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को शामिल करने से संबंधित अनुच्छेद है 194, जो इसका आंसर होगा 47 के सही उत्तर हो जाएगा। 95 के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए, कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 51 इसमें बात की गई, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता करने से संबंधित है 196 का क्या हो जाएगा? 96 का सही आंसर यहाँ पर देखेंगे अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? इसमें विवादों से जो रिलेटेड है 51 में ही आता है, एक बार इसको प्ले कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको हम स्किप कर देंगे इस क्वेश्चन को। कौन सा था आपका मध्यस्थता कराने वाला, इसको स्किप कर लीजिएगा, है ना, फिर इसको हम लोग आगे देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सभी का समान न्याय तथा निःशुल्क सहायता दी जाएगी, ये संबंधित है 197 जो है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी 39 का ए इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें ग्राम पंचायतों का गठन जो है आप जानते हैं किसमें? अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। और 199 क्या कह रहा है? नागरिकों का जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार संबंधित अनुच्छेद क्या है? 199 का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 39। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 200 नंबर क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम रूप से साधन ही करे जो अधिकतम कल्याण हो सके, ये किस में बात की गई है? ठीक है, किसमें? तो ऑप्शन है 39 में ही बात की गई है, इसमें किसमें? 39 में ये बात की गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें उत्पादन और साधन धन जो अहितकारी संकेंद्रण न हो, इसके बारे में बात भी कहाँ की गई है? आपके 39 में की गई है। अगला प्रश्न जो है, बालकों को जो स्वास्थ्य शक्ति का दुरुपयोग न हो, ये किस अनुच्छेद में बात किया गया है? ये भी आपके 39 में है ना। अगला जो है, स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण कार्य करने की सुविधा दी जाए, 203 नंबर, ये भी आपका क्या है? आपके 39 नंबर में ही बात की गई है। अगला प्रश्न, राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं किस भाग में है? तो ये आपके भाग 4 में है, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड से ये लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक जो पॉलिटिक आपके लगभग कितने 205 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।